अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होगी और थोड़ी सी क्लियर भी नहीं होगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो को प्रॉपर एडिट करूँ या प्रॉपर मेकिंग करूँ। बस मेरी कोशिश ये होती है कि आपको जो है ना जितना आप सीख सकें मेरी वीडियो से, बस वो मेरी टारगेट ये होता है। तो मेरी जो पुरानी वीडियोस थी उसमें कुछ वीडियोस मेरे तकरीबन 2 से 3 वीडियोस हैं जो मैंने सीक एंड पाइल शोरिंग के बारे में बनाई है। आज मैं उसका मेथड स्टेटमेंट लेकर आया हूँ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप इस मेरी वीडियो से एक भी चीज़ सीख लेते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। तो सबसे पहले हम आते हैं कि मेथड स्टेटमेंट होता क्या है। मेथड स्टेटमेंट बेसिकली आपने कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले सबमिट करना होता है, कंसल्टेंट से अप्रूवल लेकर लेना होता है। मेथड स्टेटमेंट में आज बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्सकेवेशन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीम है, राफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राफ्ट फाउंडेशन है, ठीक है। उसके राफ्ट फाउंडेशन की एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, या आपने पाइलिंग करनी है, या आपने बीम कॉलम या स्लेब कास्ट करनी है, या आपने पेविंग करनी है, या आपने रिटेनिंग वॉल बनानी है, या आपने कलवर्ट बनानी है। तो कोई भी एक्टिविटी है ना कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट स्पेसिफिक सब एक्टिविटी नहीं, कोई भी डेवलप स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए हर एक्टिविटी के लिए आपने हर स्पेसिफिक मेथड स्टेटमेंट बनाने होते हैं। और ये मेथड स्टेटमेंट जो है ये कंफर्म नहीं होता, ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पर कि कहीं पर ये QA/QC बना रहे होते हैं, ज़्यादातर तो QA/QC बनाते हैं। तो कहीं पर QA/QC बना रहे होते हैं, कहीं पर साइट इंजीनियर बनाते हैं, कहीं पर मैंने एक जगह देखा है कि मटेरियल इंजीनियर भी वो बनाकर सबमिट कर रहे थे। तो ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी, लेकिन आप सबको एज अ इंजीनियर आपको पता होना चाहिए मेथड स्टेटमेंट होता क्या है और ये किस तरह बनता है, ठीक है। तो आपको ये मालूम हो गया कि मेथड स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये होती है मेथड स्टेटमेंट के अंदर कि आपने एक एक चीज़ अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजर और साइट इंजीनियर को लूप में लेकर आपने वेरीफाई कर लिखनी होती है, और बनाने के बाद आपने प्रोजेक्ट मैनेजर से वेरीफाई कराना होता है, क्योंकि वो मेथड स्टेटमेंट जो आप एक बार सबमिट कर देते हैं वो ही चीज़ कंसल्टेंट उस मेथड स्टेटमेंट को लेकर आगे उस चीज़ को सुपरवाइज़ करेगा, उस चीज़ को चेक करेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको। आप मेथड स्टेटमेंट में आप लिखते हैं कि आपने कंक्रीट कास्ट करनी है कंक्रीट पंप से, ठीक है। लेकिन एज पर साइट कंडीशन बाद में ये होता है कि आपको कंक्रीट करना पड़ जा रही है शूट से, या ठीक है बाय शूट से, या कोई और मेथड से। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, जो मेथड स्टेटमेंट जो बनाने वाला होगा उसके लिए बहुत बड़ी मसला हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेन चीज़ ये है कि आप जो मेथड स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें आप वेरीफाई करना है प्रोजेक्ट मैनेजर से, साइट इंजीनियर से कि आप क्या चीज़ इंस्टॉल करने वाले हैं, किस तरह करने वाले हैं। तो ये भी वेरीफाई करना है, ठीक है, क्या प्रोसीजर होगा। तो ये वेरीफाई करके उसके बाद ही आप सबमिशन करनी है आपको कंसल्टेंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेथड स्टेटमेंट देखें, ये नॉर्मली कंपनी का लोगो और जो है ये प्रोजेक्ट डिटेल, ऑनर्स, क्लाइंट, कंसल्टेंट, ये एक नॉर्मल फर्स्ट जो पेज होता है सबको मालूम है, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट डिटेल्स आ गई इस पेज में, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह से एक नॉर्मल पेज है, मतलब इसमें मेन चीज़ मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ वो है ये टेबल ऑफ कंटेंट जो आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी चीज़ें मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ कि वो हर कंपनी की अपना अपना फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ होनी चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें सबसे पहले जो इसमें मेंशन नहीं है टेबल ऑफ कंटेंट में, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि कंपनी का एक टाइटल पेज, प्रोजेक्ट डिटेल, ठीक है, ये इसमें मेंशन नहीं है। तो टेबल ऑफ कंटेंट में इंट्रोडक्शन आता है सबसे पहले, ठीक है। प्रोजेक्ट स्कोप है, उसके बाद रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं, डेफिनेशन, एब्रीवेशन, इक्विपमेंट एंड टूल्स, मटेरियल्स, प्रोजेक्ट पर्सनल, सीक एंड पाइल कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। नंबर 8 पर जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मेन जिसके लिए मेथड स्टेटमेंट है यही टॉपिक है, सीक एंड पाइल कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ केपिंग बीम, फिर QA/QC कंट्रोल्स एंड रिकॉर्ड्स, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स,
फिर उसके बाद अपेंडिसेस हैं, फिर अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, अपेंडिक्स सी। चलें शुरू करते हैं जी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या आता है कि भाई इसके बारे में है हमारा जो वर्क है, वर्क के बारे में है कि हमारा मतलब इसमें फॉर्मल जो है ना डीपली एक्सप्लेन नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन में, बस नॉर्मली कि ये जो शोरिंग है ये क्यों है और किस तरह होती है ये तो इसका आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट स्कोप है। हमारे प्रोजेक्ट में जो आपका जो प्रोजेक्ट स्कोप है, फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ कंस्ट्रक्शन जो आपने करनी है वो राफ्ट फाउंडेशन और पाइलिंग की करनी है, तो उसके बाद आगे आपने नहीं करनी तो वो आपका एक लिमिटेड प्रोजेक्ट स्कोप मतलब ये होता है प्रोजेक्ट स्कोप। और एक जगह आपने सिर्फ एक्सकेवेशन करनी है तो वो आपका सिर्फ स्कोप में आएगा एक्सकेवेशन। इस तरह से मतलब ये स्कोप ऑफ वर्क होता है, ठीक है। ये तो आप सबको मालूम होगा, ये बेसिक चीज़ है। रेफरेंस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं आप, ये ISO 9001:2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये लाजिम है रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन और रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद BS 8004 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर फाउंडेशंस, तो इसमें अगर आप एक्सकेवेशन होगा तो कोड ऑफ एक्सकेवेशन का अलग होगा, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट कोड होते हैं। ये कोड्स यहाँ पर लिखे हुए, कोड फॉर प्रैक्टिसेस फॉर साइट इन्वेस्टिगेशन, कोड फॉर प्रैक्टिसेस फॉर, ये इतना डीपली आप नहीं जा सकते, ये बहुत ही डीपली मेथड स्टेटमेंट बना हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर में जो हमारा अपेंडिक्स में था, डेफिनेशन एंड एब्रिविएशन। ये बहुत ही सिंपल है कि इस मेथड स्टेटमेंट में हम जो लिखने वाले हैं, जैसे क्लाइंट एम्प्लॉयर तो ये होगा, इंजीनियर कंसल्टेंट ये होगा, इनेबल अगर जहाँ कहीं पर भी इंजीनियर लिखा हुआ है तो वो कंसल्टेंट को प्रेजेंट करेगा, कहीं पर क्लाइंट लिखा हुआ है तो वो इसको प्रेजेंट करेगा। और इनेबलिंग कॉन्ट्रैक्टर, वो कॉन्ट्रैक्टर को मतलब इस कॉन्ट्रैक्टर को शो करेगा। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल होती हैं चीज़ें, ठीक है। अब ये क्या है, DM मतलब दुबई म्यूनिसिपैलिटी, MS मतलब मेथड स्टेटमेंट, RA मतलब रिस्क असेसमेंट, ITP इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, PQP प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान, NCR नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट, SD शॉप ड्राइंग। ये एब्रिविएशन है इस तरह से, ठीक है जी। आगे चलते हैं जल्दी वरना वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी है। तो उसके बाद सीकेंड पाइल्स के बारे में है दोबारा। उसके बाद 2 इसके प्रोसीजर इसने बताए, डबल रोटेटरी और ऑगर, ये 2 इसके टाइप्स बताएं, ठीक है। अब इसको छोड़ें आप, ये 5th नंबर पर आते हैं आप, इक्विपमेंट्स एंड टूल्स। इक्विपमेंट एंड टूल्स में आपने जो टूल्स यूज़ करने हैं उस स्पेसिफिक एक्टिविटी में वो आपने इसमें मेंशन करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं मटेरियल कौन सा यूज़ होगा, कंक्रीट होगी, ठीक है। उसके बाद हेजिन क्लॉथ हैं, क्यूरिंग किस तरह से होगी, मतलब जो भी मटेरियल्स यूज़ होंगे आपके, ठीक है। अब इसमें कंक्रीट के बारे में कौन सा कंक्रीट कैसा यूज़ करेंगे हम, स्टील रिइंफोर्समेंट के बारे में है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट पर्सनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट पर्सनल में क्या होता है, आपने एक टेबल बनानी है, उसमें आपने डेजिग्नेशंस लिखनी है जो आपकी साइट पर होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर, QA/QC इंजीनियर, साइट इंजीनियर्स, फोरमैन, QS, इस तरह से जो भी है सर्वेयर, उनकी क्वांटिटी लिखनी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखनी है आपने। ये एक एज ए पोर्टफोलियो की तरह एक नॉर्मल ये पोर्शन है। उसके बाद आते हैं हम, ये प्रोसीजर मेन प्रोसीजर है, सीकेंड पाइल कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, ठीक है जी। इसमें प्रोसीजर लिखना है आपने, ठीक है। प्रोसीजर हर एक्टिविटी का अपना अपना प्रोसीजर, डिफरेंट प्रोसीजर होता है, ठीक है। उसके बाद NOCs, ये प्रोसीजर में आ जाता है कि NOCs परमिट आपने लेना है, साइट क्लियरेंस लेनी है, ठीक है। फिर मोबिलाइजेशन होगी, फिर एग्जीक्यूशन होगी, इस तरह से ये पूरा एक प्रोसीजर होता है। ये गाइड वाल देखें, मैं आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आप उसमें मैंने गाइड वाल के बारे में डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये पूरा वर्क प्रोसीजर है। वर्क प्रोसीजर के बाद ये आता है, नहीं ये भी वर्क प्रोसीजर में ही आता है। बहुत अगर मैं एक पेज को मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, इस वजह से मैं जल्दी कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिंग बीम, ये भी वर्क प्रोसीजर में ही है। अच्छा, ये आ गया अब हेल्थ एंड सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सेफ्टी इंजीनियर के बगैर आप नहीं बना सकते, लेकिन अब अगर आपने IOSH या NIPOS सर्टिफिकेट्स किए हैं तो ये अब आप इजीली बना सकते हैं। अगर आपके पास HSE नहीं है तो आप हेल्प ले सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर मेथड स्टेटमेंट। HSE के बगैर आप बिल्कुल ये अधूरी है मेथड स्टेटमेंट।
फिर इसमें अपेंडिसेस मतलब अपेंडिक्स है, रिस्क असेसमेंट, ये सेफ्टी इंजीनियर ज़्यादातर बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये सेफ्टी इंजीनियर का ही काम है। उसके बाद अपेंडिक्स बी में इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान, और अपेंडिक्स सी में रिकॉर्ड फॉर्म्स। ये रिकॉर्ड फॉर्म जो है फॉर्म, ये जर्नल जो है ना, ये फॉर्मेट होते हैं, फॉर्म मतलब ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि जो कंसल्टेंट प्रोवाइड करेगी आप वही आप फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो कंपनी के जो फॉर्मेट हैं सिंपल, वो ऐड करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसमें जो बी में है वो इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान, आईटीपी में बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड स्टेटमेंट के अंदर। चलें, रिस्क असेसमेंट तो आपको पता है, सेफ्टी इंजीनियर आपको देगा जो आपने इसमें अटैच करना है। ये देखें रिस्क असेसमेंट इस तरह से होता है। रिस्क असेसमेंट कौन सी एक्टिविटी है इसमें, क्यों कौन से हैज़र्ड है, वो सारा इसके अंदर मेंशन होता है रिस्क असेसमेंट के अंदर, ठीक है। और आईटीपी के बारे में मैं बहुत ही जो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसमें वो आप अपना जो है फोकस कर आईटीपी, ये इसमें बहुत टाइम लगता है बनाने में। इसमें आपने ईच एक्टिविटी स्टार्ट से लिखनी है, पहले डिज़ाइन है, ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसके बाद इसके कोड कौन सा कोड है, स्टैंडर्ड है, इंजीनियर्स अप्रूवल। इसमें जो पॉइंट होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ए अप्रूवल ऑफ इंस्पेक्शन, ये इस अप्रूवल ऑफ इंस्पेक्शन को शो कर रही है। ये होल्ड, एच मतलब होल्ड, पी परफॉर्मर, एन नॉट रिक्वायर्ड। इसके बारे में मैं एक ब्रीफ अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर मैं इसमें एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये हमारा आईटीपी है, आईटीपी के बाद हमारे फॉर्मेट्स हैं। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। अगर आप इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, बताएं मुझे, और मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मैं भी कोई इतना परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। जो सीखता हूँ बस वो कोशिश होती है कि जो सीखा है वो आगे फॉरवर्ड करूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।